अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.3 जो कंप्लीट कर ली थी हमने, 3.4 को स्टार्ट करवाने से पहले मैं आपको उसकी सारी थ्योरी कंप्लीट करवाऊंगी इस वाले लेक्चर में, फिर मैं आपको 3.4 पे लेकर के आऊँगी। चलें स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्री रॉ एंड कॉलम ऑपरेशन ऑन अ मैट्रिक्स। देखें, इसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए भी नहीं आपको करवा रही है, इसमें नहीं थ्योरी में नहीं बताऊंगी, क्योंकि जब आप इसके क्वेश्चन अटैम्प्ट करवाऊंगी ना उस वक्त ये आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये आप कहाँ पे अप्लाई करेंगे एलिमेंट्री रॉ एंड कॉलम ऑपरेशन ऑन अ मैट्रिक्स? ये आप अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 9th और 10th में स्पेशली ये अप्लाई करेंगे इसको। देखें, ये कहाँ यूज़ होता है कि जैसे अभी तक आपने इन्वर्सेस फाइंड आउट किए हैं, ठीक है ना, किए हैं ना, इन्वर्स फाइंड आउट करना आता है। आपको मैट्रिक्स 2x2 का भी आपको आता है और 3x3 का जिस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वो भी मैंने बताया है, ठीक है। तो अब देखें, एक तो आपने मैट्रिक्स इन्वर्स जो फाइंड आउट करने का आपको जो मेथड आपने कैलकुलेट किया है वो एक आपको पता है। उसके अलावा एलिमेंट्री रॉ एंड कॉलम ऑपरेशंस के थ्रू भी आप जो है मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये होगा, ये आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। और रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स वो मैं आगे स्लाइड में बताऊंगी क्या होता है, उसको भी आप फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग रॉ एंड कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। तो अगर इस वक्त इसमें थ्योरी में बहुत ज़्यादा आपको क्लियर ना हो तो आप परेशान ना होइएगा, क्योंकि जिस वक्त ये परफॉर्म करते हैं ना, जिस वक्त आप ये परफॉर्म करेंगे मतलब मैं सिखाऊंगी आपको क्वेश्चन में, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो पेज नंबर 116 पे एग्जाम्पल दी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। सपोज आपको कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, 3 इक्वेशंस दी हुई हैं, उसमें 3 एलिमेंट हैं आपके पास, वेरिएबल है अननोन, जो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। सपोज तो आपके पास 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल हैं, तो आप उसको क्या करोगे, उस पूरे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने के बाद उसमें रॉ एंड कॉलम ऑपरेशन के थ्रू जो है हम एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो आपने इससे पहले नहीं की, ठीक है। तो उसमें देखें कौन कौन सी चीज़ें हैं। उसमें हम इंटरचेंजिंग टू इक्वेशंस को हम चेंज कर सकते हैं। मल्टीप्लाइंग एन इक्वेशन बाय नॉन ज़ीरो नंबर, किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। एडिंग अ मल्टीपल ऑफ वन इक्वेशन टू अनदर, ठीक है। अब देखिए, ये चीज़ आपको उस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी जब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करवाऊंगी। वैसे आप एग्जाम्पल नंबर 116 पेज नंबर 116 पे एग्जाम्पल गिवन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन इसको ले करके आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे स्टार्टिंग में। ये मैंने थ्योरी आपको फॉर द सेफ साइड मैंने बता दी है इसमें, कि आप इंटरचेंज कर सकते हैं 2 इक्वेशंस को। मल्टीप्लाइंग एन इक्वेशन बाय नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। एडिंग अ मल्टीपल ऑफ वन इक्वेशन टू अनदर, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए, इसी से रिलेटेड है वो भी। कॉरस्पॉन्डिंग अच्छा आगे देखिए, नेक्स्ट उसमें क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज एलिमेंट्री ऑपरेशन द फॉलोइंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन आर अप्लाइड टू मैट्रिसेस टू ऑब्टेन इक्विवेलेंट मैट्रिसेस, ठीक है। देखें, जब आप किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके ऊपर जब आप रॉ एंड कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो वो इक्विवेलेंट, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज एलिमेंट्री ऑपरेशन द फॉलोइंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन आर अप्लाइड टू मैट्रिसेस टू ऑब्टेन इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। देखें, अब जब आप उसमें करते हैं तो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस किस फॉर्म में आते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं, आप इंटरचेंज कर सकते हैं 2 रॉस को। वही मल्टीप्लाइंग अ रॉ बाय नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। एडिंग अ मल्टीपल ऑफ वन रॉ टू अनदर रॉ। ये जब आपको मैं परफॉर्म करवाऊंगी उसमें क्वेश्चन में, तब आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले थोड़ी छोटी छोटी डेफिनेशन है वो क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग के क्वेश्चन में आपको वही अप्लाई करनी है, ठीक है। ये रॉ एंड कॉलम ऑपरेशन आपको जब मैं सॉल्व करना बताऊँगी तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है, ठीक है। देखिए बेटा, इसमें अभी सबसे पहले मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में इस वाली एक्सरसाइज में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखें क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स ए कोई भी मैट्रिक्स है और ये उसके क्या है, मैंने आपको बताया था ना, को फैक्टर को आई जे की फॉर्म में लिख देते हैं, जनरल फॉर्म में। आई जे क्या है, आई क्या है, नंबर ऑफ रॉस, जे क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी A11 A12 A13 A14 कुछ भी हो सकता है, A21 A22 कोई भी ऑर्डर हो सकता है। आई जे यानी 3x4 4x4 आई और जे कुछ भी हो सकता है। इज कॉल्ड अपर ट्राइंगुलर इफ all elements below the principal diagonal are 0, that is aij equal to 0 for all I is greater than j,
इसका क्या मतलब है, देखें मेन डायगोनल ये, प्रिंसिपल डायगोनल ये 1 1 6, यही है ना। अब देखें, अब इसमें क्या कह रहे हैं कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है 1 1 0, इसके नीचे देखें 1 के नीचे 0 है, ठीक, इस 1 के नीचे 0 है। अभी जो इसके नीचे क्योंकि कोई रॉ है ही नहीं, अगर होती तो उसके नीचे क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था। तो इस तरह के जो मैट्रिक्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, इसमें क्या है, इज कॉल्ड अपर ट्राइंगुलर इफ ऑल एलिमेंट बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल। देखें बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल ये है, इसके नीचे देखें 0, इसके नीचे भी क्या है 0 और 0 0। अगर नेक्स्ट रॉ होती, ठीक है, तो वो भी क्या होती, 0 0 0 होती। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आइए, इसी से रिलेटेड है। अब आ जाएं आप लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, आपको उससे भी हेडिंग से भी आइडिया हो गया होगा, प्रीवियस से कनेक्टेड ही है। आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इज कॉल्ड लोअर ट्राइंगुलर इफ ऑल एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। उसमें क्या था, ऑल एलिमेंट बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0, इसमें क्या है, ऑल एलिमेंट अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। देखें ये है मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल है 1 2 0, अबव यानी 1 से ऊपर 2 से ऊपर, और ये इधर तो कोई रॉ थी नहीं। ठीक है, अब देखें 1 से ऊपर 0 0, 2 से ऊपर क्या है 0 है ना। तो ये प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं वो कितने हैं, 0 हैं। यहाँ पे क्योंकि कोई एक्सप्रेशन है नहीं तो आप उसको कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ इसके ऊपर जो एलिमेंट है वो और इसके ऊपर जो एलिमेंट है वो। प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले जो एलिमेंट हैं वो क्या होंगे, 0 होंगे। तो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ट्राइंगुलर। अब देखें क्या आ गया, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल है, जब अगर आपको अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज नेम्ड एज ट्राइंगुलर वेदर इट इज़ अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर। अगर या तो वो अगर कोई भी मैट्रिक्स अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है या लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, लेकिन वो है ट्राइंगुलर ही। ठीक है, यानी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स दोनों को हम क्या कहते हैं, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। सही है, ये आपकी एक्सरसाइज में अब स्टार्ट जो डेफिनेशंस आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए हैं वो स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि ये अगर आपको याद होंगी अच्छे तरीके से तो फिर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट भी कर सकेंगे। उसका रीज़न क्या है पता है, उसका रीज़न एक ये भी है कि बच्चे ना क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पेपर में क्या करते हैं कि लिखा हुआ है कि कन्वर्ट द फाइंड द सिमेट्रिक मैट्रिक्स या फाइंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब क्या होता है, उनको सॉल्व तो करना आता है मैट्रिक्स को, लेकिन वो ना डेफिनेशन भूल जाते हैं कि सिमेट्रिक में क्या था और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या था। ठीक है, तो इसमें देखें है तो बहुत आसान। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिसेस ए आई जे एन क्रॉस एन। ठीक है, एन क्रॉस एन का मतलब है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। मीन्स अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, वो दोबारा मैट्रिक्स कन्वर्ट होके वही आ जाए, वही मैट्रिक्स आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है, व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और यानी रॉज को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम्स को रॉज में चेंज कर दें तो वो अगेन वही आ जाए मैट्रिक्स, ओरिजिनल मैट्रिक्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये एक्सप्रेशन आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की याद होगी तो आप एग्ज़ाम में या पेपर में आप जो है वो सॉल्व कर लेंगे इजीली। 2 मिनट का काम होता है वैसे तो ये, लेकिन ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए बस। अब आ जाएं आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिसेस ए आई जे एन क्रॉस एन इज कॉल्ड सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। इसके मीनिंग है कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका आप ट्रांसपोज लें तो आपका वही मैट्रिक्स जो क्वेश्चन में था वही आ जाए, लेकिन आप उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में से माइनस साइन कॉमन लें तब आए। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन है, ठीक है, और आपको पूछा जा रहा है कि आप आइडेंटिफाई करें कि स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे,
ट्रांसपोज लेने के बाद माइनस साइन कॉमन लेंगे। माइनस साइन कॉमन लेने के बाद अगर वो क्वेश्चन दोबारा आ गया है, जो कि क्वेश्चन यानी ओरिजिनल मैट्रिक्स था वो आ गया है, तो इसका मतलब है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा, इसके नीचे मैं एग्जांपल्स इसलिए नहीं लिख रही कि ये वैसे ही बहुत ईजी है, ठीक है, तो करके वो टाइप करती मैं और टाइम वेस्ट होगा। अभी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी एक्सरसाइज 3.4 में, तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। कोई भी मैट्रिक्स जिसका आप ट्रांसपोज लें और फिर ट्रांसपोज लेने के बाद उसका माइनस साइन, आप उसमें से सारे एलिमेंट में से माइनस साइन कॉमन ले लें, तो रिमेनिंग एलिमेंट आपके पास जो मैट्रिक्स में बच रहे हैं वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ही है, यानी क्वेश्चन ही है, तो उसको आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अब आ जाइए आप हार्मिशियन मैट्रिक्स पे। देखें भाई, हार्मिशियन मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिसेस ए आई जे, ये मैं आपको पहले समझा सकती हूँ, ए आई जे क्या है और एन क्रॉस एन क्या है, ठीक है। विथ कॉम्प्लेक्स इंक्रीज इज कॉल्ड हार्मिशियन मैट्रिक्स इफ ए बार ए, ठीक है, यानी कॉन्जुगेट लेना, ए बार ब्रैकेट क्लोज ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। इसकी मीनिंग है बेटा, आप चाहें तो उसकी एग्जाम्पल पेज नंबर 120 पे गिवन भी है। अगर ये इसकी इक्वल आ जाए तो वो क्या है, हार्मिशियन मैट्रिक्स है। मैं आपको फिर रिपीट करती हूँ। देखिए, कोई सपोज कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन है, ठीक है, आपने क्या करना है, उस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है ना, जो इमेजनरी पार्ट है, उसका साइन चेंज कर देना। ये देखें, ये कॉन्जुगेट लिया हुआ है ना, ये लिया बार लिया हुआ है, ए बार, इसका मतलब है जो उसके इमेजनरी पार्ट हैं उसका साइन चेंज कर देना है। साइन चेंज करने के बाद उसका क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। जब आप ट्रांसपोज लोगे, अगेन वही क्वेश्चन आ जाता है, तो इसका मतलब है वो क्या है, हार्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है। एक्सरसाइज में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसको मैं अगर नहीं क्लियर हो रहा हो तो एग्जांपल दी हुई है पेज नंबर 120 पे, वो आप देख सकते हो। अब आ जाइए आप स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स पे। देखें, वही है, बिल्कुल वही है एज इट इज़, सिर्फ क्या है, इसमें माइनस साइन कॉमन आना चाहिए, बाकी पूरा प्रोसीजर वही होता है। स्क्वायर मैट्रिसेस ए आई जे एन क्रॉस एन विद कॉम्प्लेक्स इंक्रीज इज कॉल्ड स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स। पूरा प्रोसीजर वही होता है, बस माइनस साइन कॉमन आप लें और ओरिजिनल मैट्रिक्स यानी जो क्वेश्चन का था वो आ जाए, तो आपका क्या है, ये स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स है। अच्छा जी, अब आ जाएं आप इक्लोन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। An M cross N matrix A is called in raw echelon form if in each successive non-zero rows the number of zeros before the leading entry is greater than the number of such zeros in preceding row। यानी हर रॉ में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो हर रॉ में प्रीसीडिंग रॉ से क्या होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए। एवरी नॉन ज़ीरो रॉ in a precedes every zero row if any the first non-zero entry or leading entry in each row is 1। देखें, ये इक्लोन फॉर्म क्या होता है, हर रॉ की का फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1, ठीक है। हर रॉ का इक्लोन फॉर्म क्या है, हर रॉ का फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1, ठीक है। हर 1 के नीचे क्या होना चाहिए, 0, और हर रॉ में नंबर ऑफ जीरोस प्रीसीडिंग यानी प्रीवियस रॉ से क्या होना चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। मैं इसको एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए, एग्जांपल इसकी है, ये देखिए, ये जो है ना, ये क्लोन फॉर्म है इसकी, 0 1 -2 4 0 0 1 2 0 0 0 0। देखें इसका, इस रॉ का देखें, इस रॉ में अगर यहाँ पे 1 भी होता तो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। यहाँ 1 भी हो तो कोई मसला नहीं है। हर फर्स्ट रॉ का यानी कोई भी रॉ है उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 ही है। हर 1 के नीचे क्या होना चाहिए, 0। अब देखें, अब इस रॉ पे आइए, इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, 1 के नीचे क्या है, 0। नंबर ऑफ जीरोस प्रीसीडिंग रॉ से क्या होने चाहिए, इंक्रीज होने चाहिए। देखें, इसमें 1 था, इसमें कितने हैं, 2 हैं, इसमें क्या है ये, और अगर सारे ही 0 हो जाएं, जब हम रॉ एंड कॉलम ऑपरेशन करवा रहे हैं इक्लोन फॉर्म में, आपको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना होगा ना, क्वेश्चन दिया जाएगा आपको इक्लोन फॉर्म में और रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना होता है, यानी इस फॉर्म में लेकर आना होता है। तो इसीलिए पहले से बता दिया कि ये फॉर्म होती है, ठीक है। तो क्या है इक्लोन फॉर्म, क्या है, रॉ का फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1, हर 1 के नीचे क्या होना चाहिए, 0, और नंबर ऑफ जीरोस प्रीसीडिंग रॉ से क्या होने चाहिए, ग्रेटर होने चाहिए। यानी देखें, इसमें 2 जीरोस हैं, इसमें क्या 1 ज़ीरो था, इसमें तो सारे ज़ीरो हो गए। रॉ एंड कॉलम ऑपरेशन आप करवा रहे हैं और कोई और रॉ कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाती है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो भी क्लोन फॉर्म ही होती है।
दूसरी देखें आप, दूसरी एग्जांपल देखें, इसमें फर्स्ट एलिमेंट 1 है, 1 के नीचे 0 है, ठीक है। अब देखें, अब रो एंड कॉलम, ये भी देखें, इसके नीचे भी 0 आ गया। अब इसका भी देखें, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, फिर 1 के नीचे क्या है 0, इसके नीचे भी 0 है, इसके नीचे भी 0 है, 1, यानी हर रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए 1, हर 1 के नीचे क्या होना चाहिए 0। देखें इसके नीचे भी क्या है 0, ठीक है। अब इधर तो कोई रो थी नहीं, तो इसके नीचे 0 हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका ऑर्डर चेंज है मैट्रिक्स का। मैं फिर बता देती हूँ, इक्लॉन फॉर्म क्या होती है, रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए 1, अगर 1 नहीं 0 है तो कोई इट्स ओके। हर 1 के नीचे क्या होना चाहिए 0, या आप उसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ज़ीरोस प्रीसीडिंग रो से क्या होने चाहिए, ग्रेटर होने चाहिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, इक्लॉन फॉर्म। अब आ जाएं आप रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म। देखिए बेटा, इक्लॉन फॉर्म क्या है, मैंने आपको बताया, हर रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए 1, हर 1 के नीचे क्या होना चाहिए 0। इसका मतलब है प्रीसीडिंग रो से नंबर ऑफ जीरोस जो हैं वो हर रो के क्या होने चाहिए, प्रीसीडिंग रो से ज़्यादा होने चाहिए। रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है, एन m क्रॉस n मैट्रिक्स A इज सेट टू बी इन रिड्यूस रो इक्लॉन फॉर्म इफ़, अगर रॉ ऑपरेशन कर रहे हैं तो इसको हम रॉ ऑपरेशन कर रहे होंगे तो इसलिए रॉ का वर्ड यूज़ आया है। इक्लॉन फॉर्म इफ़ इट इज़ इन इक्लॉन फॉर्म एंड इफ़ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री और लीडिंग एंट्री इन RI lies in CJ then all other entries are CJ are 0। ये आपको इस तरीके से समझ में नहीं आएगी, डेफिनेशन में इतना क्लियर नहीं होगा। आप इसको एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि क्या डिफरेंस है इक्लॉन फॉर्म में एंड रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में। इसकी वो देखिए, एग्जाम्पल देखिए, देखें क्या डिफरेंस है, ये आपको इससे अंदाज़ हो जाएगा रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म क्या होती है। देखें 0 1 0 4 0 0 1 2 0 0 0 0, इसको हम कहते हैं रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म। ये देखें 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ठीक है, इन रॉ रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म। ठीक, देखें इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये हम आप खुद बताएंगे कि इक्लॉन फॉर्म में और रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है। आप देखिए ज़रा सोचिएगा, दोनों में डिफरेंस तो बहुत वाज़ेह है, ये सोच के रखेंगे आप। तो दोनों डेफिनेशंस को एक दफ़ा और से पढ़ेंगे और सोच के रखेंगे। मैं ये क्वेश्चन जब व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आंसर पूछूंगी तो ये मैं इससे पूछूंगी, आपसे पूछूंगी ये सवाल कि आपको इसमें रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में और इक्लॉन फॉर्म में क्या फ़र्क लग रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस है। ये अच्छा, इसकी फर्दर एग्जांपल्स आप चाहें तो पेज नंबर 121 पे भी देख सकते हैं, और ये आपको क्लियर उस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छे, ये तो अभी मैंने बताया है खाली आपको लेक्चर में कि इक्लॉन फॉर्म क्या होती है और रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म क्या होती है, लेकिन इसको परफॉर्म करना होगा आपको, ठीक है, रॉ ऑपरेशन के थ्रू, तो फिर जाके ये आपके पास फॉर्म आती है। ठीक है, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म एंड इक्लॉन फॉर्म में एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है आप दोनों को पढ़ेंगे ठीक से और फिर मैं आपसे पूछूंगी। अब आ जाएं बेटा आप रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। देखें रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, जब आप किसी भी मैट्रिक्स को रॉ ऑपरेशन कर रहे हैं या कॉलम ऑपरेशन कर रहे हैं, रॉ एंड कॉलम ऑपरेशन करने के बाद उसको इक्लॉन फॉर्म में या रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में लेकर आ रहे हैं, रिड्यूस टू द रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कर देते हैं आप उसको मैट्रिक्स को। ठीक है, रॉ एंड कॉलम ऑपरेशन किए आपने और उसको रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में लेकर आ गए, तो आप देखेंगे कि उसमें रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में वो कितनी रॉज ऐसी हैं जो नॉन ज़ीरो हैं, यानी कोई रॉ ऐसी भी होगी जो कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, हो सकता है मैट्रिक्स 3x3 का है, 3 रॉज 3 कॉलम है, तो 2 रॉज उसकी क्या हो जाए पूरी रॉ का। समटाइम ऐसा होता है कि जब हम रॉ एंड कॉलम ऑपरेशन करवाते हैं ना, तो पूरी रॉज एंड कॉलम्स जो है वो कब समटाइम पूरी रॉज भी जो है वो ज़ीरोज़ हो जाती हैं। तो आपने क्या देखना है, नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रॉज, यानी आप देखेंगे सपोज आपके पास 3x3 का मैट्रिक्स है, आपने रॉ ऑपरेशन किया उसमें, ठीक है, रॉ ऑपरेशन किया तो उसमें जो है वो आपके पास 2 रॉज जो हैं वो क्या हो गई, ज़ीरोज़ हो गई, पूरी रॉज जो है इत्तेफाक से क्या आ गई, ज़ीरो आ गई, फर्स्ट रॉ रहेगी खाली, तो उसका रैंक क्या होगा, 1 होगा। अच्छा, आपने रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में किया, वो पूरी रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में आ गई,
अब आप कहेंगे कि मैम इक्लॉन रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में तो पूरी ज़ीरो नहीं हो रही थी, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि जब हम कॉलम या रो ऑपरेशन करते हैं ना, रो ऑपरेशन करवाते हैं, तो कोई ऐसा ऑपरेशन हो जाता है कि वो पूरी रॉज ही ज़ीरो हो जाती है, तो वो रिड्यूस फॉर्म में तो आ जाती है, लेकिन वो इत्तेफाक से दोनों रॉज जो है वो क्या हो जाती हैं, अगर 3x3 का है तो वो दोनों क्या हो जाती हैं, ज़ीरो हो जाती हैं। तो उसका रैंक क्या होगा, 3x3 ऑर्डर है, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में किया, इत्तेफाक से दोनों दो नीचे वाली जो रॉज थी वो क्या हो गई, या कोई भी रॉज है वो क्या हो गई, कम्प्लीटली ज़ीरो हो गई, सारी इंट्रीज उसकी क्या हो गई, ज़ीरो। एक रॉ रह गई जिसमें जो कम्प्लीटली ज़ीरो नहीं है, तो उसका रैंक क्या होगा, 1। सपोज 4x4 का मैट्रिक्स है, यानी 4 रॉज हैं 4 कॉलम्स हैं, तो 4 रॉज 4 कॉलम्स में से कोई एक रॉ कम्प्लीटली ज़ीरो हो गई रिड्यूस टू इक्लॉन फॉर्म करने में, बाकी की 3 नहीं हुई, तो उसका रैंक क्या होगा, 3। इट्स मीन नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रॉज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रॉज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। थैंक यू बेटा। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा व्हाट इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, व्हाट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक, what is Hermitian matrix, what is skew Hermitian matrix, what is इक्लॉन फॉर्म, what is reduced इक्लॉन फॉर्म। ये आप जब परफॉर्म करेंगे ना, क्वेश्चन में परफॉर्म करवाऊंगी आपसे, तो वो बहुत अच्छे क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ आपको बता दूं, जब हम बच्चे कर लेते हैं ये स्क्यू सिमेट्रिक कर लेते हैं, सिमेट्रिक कर लेते हैं, हार्मेशियन मैट्रिक्स कर लेते हैं, लेकिन उनको बच्चों को ना, नॉर्मली स्टूडेंट्स को कहाँ प्रॉब्लम आती है, जब वो इक्लॉन फॉर्म और रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में ऑपरेशन करवा रहे होते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं। तो आपने क्या करना है कि स्टार्टिंग में होती है प्रॉब्लम। देखिए, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि जब प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करवाई थी डिटर्मिनेंट की, उस वक्त भी मैंने आपको बताया था जब आप स्टार्ट करेंगे तो बहुत मुश्किल लगेगा। जब आपने फर्स्ट टाइम किया होगा आपको मुश्किल लगा होगा, लेकिन फिर जैसे जैसे आप करते जाते हैं ना, तो फिर आप फेमिलियर हो जाते हैं, उसकी प्रैक्टिस हो जाती है। इसी तरह इसमें भी इक्लॉन फॉर्म में भी, इक्लॉन फॉर्म रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में भी ऐसा ही होता है। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आप करेंगे, मुश्किल लगेंगे, फिर आप जब करते जाएंगे तो फिर आप यूज टू हो जाएंगे और आपको फिर वो प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको प्रैक्टिस की ज़रूरत, इसमें मतलब इस टॉपिक को प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। बट नॉर्मली स्टूडेंट को ये शुरू में मुश्किल लगता है, लेकिन मुश्किल तो लगेगा, परेशान नहीं होना है। जिस तरह मैंने पहले डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ करवाने से पहले बता दिया था कि जब बच्चे अप्लाई करते हैं, पूछते हैं कि पता कैसे चलेगा कौन सा प्रॉपर्टी कहाँ अप्लाई करनी है, लेकिन देखें, जब मैंने अभी टेस्ट लिया उससे मुझे आइडिया हो गया टेस्ट लेने से कि आप लोगों को अंडरस्टैंड आप लोग कर गए हैं आराम से। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसकी भी हम एक्सरसाइज करेंगे, तो जो आपकी जो जहन में क्वेश्चन रहते होंगे ना, उसके आंसर आपको खुद ब खुद जो है वो मिलते चले जाएंगे। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।